14 साल तक पुलिस चंडीगढ़ के सबसे बड़े कातिल को ढूंढती रही। एक ऐसा कातिल जो अपने शिकार के साथ जो करता था उसका जिक्र करते ही लोग कांप जाते। और हैरानी की बात यह है कि वो कातिल उन्हीं के बीच में रहता था। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक असली कहानी, एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर की कहानी जिसने चंडीगढ़ और पूरे नॉर्थ इंडिया को हिला के रख दिया था। ये कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं है, ये कहानी है पुलिस की लंबी और सबसे शातिर इन्वेस्टिगेशन की। बात है 30 जुलाई 2010 की रात की। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 के टैक्सी स्टैंड पर समय था करीब 9 बजे का। मौसम बारिश से भरा हुआ था, हल्की हल्की बूंदेबांदी चल रही थी। उस टैक्सी स्टैंड पर एक लड़की नेहा खड़ी थी। उसके हाथ में किताबें थी, बैग था। वो एक टिन शेड के नीचे इसलिए खड़ी थी ताकि उसका सामान भीग न जाए। उसका प्लान था जैसे ही बारिश रुकेगी वो अपनी स्कूटी लेके घर चली जाएगी। लेकिन उसी वक्त पीछे से एक पत्थर तेज गति से आता है और उसके सर पर लगता है। एक ही पल में नेहा बेहोश हो जाती और जमीन पर गिर पड़ती है। वहां एक आदमी उसे अपनी गोद में उठाता है और जंगल की तरफ ले जाता है। जंगल के अंधेरे में उसने नेहा के साथ जो किया वो दरिंदापन था। कपड़े उतारे गए, शरीर के हर हिस्से पर दांतों के निशान, खून और फिर उसके साथ बलात्कार। कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां उसने जख्म न दिया हो। और जैसे ही रात 10 बजे नेहा का फोन बजता है, कातिल उसे उठाता है। दूसरी तरफ नेहा का पिता बेचैनी से पूछता है, बेटा तुम कहां हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। कातिल शातिर अंदाज में कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारे स्कूटी टैक्सी स्टैंड पर है, जाकर देख लो। और फोन काट देता है। नेहा का पिता जंगल में अपनी बेटी को चीखते हुए ढूंढते हैं और जब वो मिलती है तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। चोट के निशान, खून, और वो जिंदगी से जा चुकी थी। लाश पीजीआई हॉस्पिटल ले जाए गए जहां डॉक्टर्स ने उसे डेड घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम ने साफ किया कि पहले पत्थर से अटैक किया गया, फिर रेप और फिर गला दबाकर कत्ल को अंजाम दिया गया। नेहा का कत्ल चंडीगढ़ के लिए एक चौंका देने वाला किस्सा बन गया था। पुलिस तुरंत एक्शन में आई, एफआईआर रजिस्टर हुई, क्राइम सीन की जांच हुई। फोरेंसिक टीम ने खून के धब्बे, बाल और बॉडी से सैंपल्स कलेक्ट किए। सब सबूतों को अच्छे से पैक करके फोरेंसिक लैब भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने था कि ये किसने किया। इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप हमेशा विक्टिम के दोस्तों और परिवार से शुरू होता है। नेहा एक अच्छी स्टूडेंट थी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रही थी, हर शाम घर लौट जाती थी। पुलिस ने उसके दोस्त, क्लासमेट्स और कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट से पूछताछ की। वितेश, सचिन, हितेश और सागर, इन चारों लड़कों पर खास शक हुआ। उनसे बार बार पूछा गया नेहा के साथ उनका रिश्ता क्या था, क्या उनमें से किसी के साथ उसकी पर्सनल दुश्मनी या रिश्ता था। इन सब पर पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और तो और नार्को टेस्ट तक करवाए गए, मगर सब रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। ना कोई कन्फेशन, ना कोई डायरेक्ट सबूत। जब दोस्तों से कुछ नहीं मिला, पुलिस ने अपना स्कोप बढ़ाया। चंडीगढ़ के छोटे मोटे गुंडे, लोकल क्रिमिनल्स, चेन स्नैचर्स, सब पे शक डाला गया। एक लिस्ट बनाई गई 500 सस्पेक्ट्स की। ये वो लोग थे जिनके बारे में लगता था कि ऐसे जुर्म करने की हिम्मत हो सकती है। ये इंडिया के लिए एक रेयर और बोल्ड स्टेप था। पुलिस ने इन 500 सस्पेक्ट्स का डीएनए सैंपल कलेक्ट करना शुरू किया। ब्लड सैंपल्स, सलाइवा सैंपल्स, सब तरीके से रिकॉर्ड किया गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उनको कंपेयर किया जंगल से मिले एविडेंस के साथ, लेकिन एक के बाद एक सब रिपोर्ट्स नेगेटिव आईं। 500 लोग टेस्ट हुए, एक भी मैच नहीं मिला। हर दिन के साथ प्रेशर बढ़ता गया। मीडिया सवालों से घेर रही थी कि पुलिस क्या कर रही है, पब्लिक गुस्सा कर रही थी, हमारी बेटियां कैसे सेफ होंगी। लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं था। कोर्ट में केस फाइल हुआ, लेकिन विटनेसेस की कमी और फोरेंसिक मिसमैच की वजह से केस बंद कर दिया गया। नेहा का कत्ल चंडीगढ़ के लिए एक ठंडा केस बन गया था। फाइल्स अलमारी में बंद हो गई और किलर खुलेआम घूमता रहा, बस कुछ ही दूर, सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर। 2010 का नेहा का कत्ल चंडीगढ़ के लिए एक नाइटमेयर बन गया था। सालों तक वो केस पुलिस फाइल्स में दबा रहा और लोग सोचने लगे कि शायद किलर कब का शहर छोड़कर चला गया होगा। लेकिन फिर 12 साल बाद एक नई लाश ने पुराने जख्म खोल दिए। शहर की शाम आम थी, बाहर ट्रैफिक का शोर, मार्केट में रोशनी, लोग अपनी जिंदगी में मस्त। लेकिन एक कोने में, एक छोटी सी तन्हा गली में मौत अपना दूसरा शिकार तलाश कर रही थी। विक्टिम थी मनदीप कौर,
एक सिंपल और हार्ड वर्किंग वुमन। रात को अपने घर जाने के रास्ते में उसके साथ वही हुआ जो 12 साल पहले नेहा के साथ हुआ था। उस पर अचानक अटैक हुआ, जमीन पर खींचातानी, फिर एक दरिंदा जिसमें इंसानियत की एक बूंद भी नहीं थी। उसने मनदीप का भी वहशी तरीके से कत्ल कर दिया। लाश जंगल के पास फेंक दी गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेहा की मिली थी। जंगल के कोने में एक और जिस्म खून से लथपथ, चेहरे पर काटने के निशान, बॉडी के पास मिट्टी और खरोंच के निशान। सब कुछ वैसी जैसे 2010 का केस एक बार फिर रिपीट हो गया हो। जब पुलिस को कॉल आई और वो क्राइम सीन पर पहुंचे, उनकी रूह कांप गई। एसएसपी कंवरदीप कौर खुद साइट पर आए। उन्होंने सीन देखा और तुरंत समझ गए कि एक नॉर्मल मर्डर नहीं है, ये वही किलर है, वो वापस आ गया है। एविडेंस उठाए गए, ब्लड सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स और बायोलॉजिकल ट्रेसेस, सब फोरेंसिक लैब भेजा गया। जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि डीएनए पैटर्न 2010 के नेहा केस से मैच करता है, तो चंडीगढ़ पुलिस के होश उड़ गए। मीडिया ने इसे तुरंत हेडलाइन बनाया, 12 साल पुराना कातिल वापस आ गया है। शहर में हड़कंप मच गया। पेरेंट्स अपनी बेटियों को शाम के बाद घर से बाहर भेजने से कतराने लगे। पब्लिक का ट्रस्ट पुलिस पर दोबारा हिलने लगा और पुलिस पर अब डबल प्रेशर था। एक बार वो कातिल के हाथ से निकल गया था, लेकिन इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। नेहा का कत्ल 2010 में हुआ था और फिर 12 साल तक किलर पुलिस की आंखों के सामने छिप कर जीता रहा। और जैसे ही सबको लगा कि शायद वो कब का शहर छोड़कर चला गया होगा, लेकिन 2022 में मनदीप कौर का कत्ल होता है। सीन वही, तरीका वही और दरिंदगी भी वही। बस फर्क इतना था कि इस बार चंडीगढ़ पुलिस ने तय कर लिया था कि अब उनसे कोई गलती नहीं होगी। एसएसपी कंवरदीप कौर के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह पुलिस की इज्जत का सवाल बन गया था। उन्होंने अपनी स्पेशल टीम बनाई। टीम को एक ही हुक्म था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिन रात लग जाए, मुझे कातिल चाहिए और इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। पुलिस के पास 2010 वाले 500 डीएनए सैंपल्स ऑलरेडी फाइल में थे। उनमें से एक भी मैच नहीं हुआ था, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एक नया आइडिया दिया। उन्होंने कहा किलर शायद आपकी पहली लिस्ट से बच गया था। हो सकता है वो ऐसे लोगों में हो जो सिस्टम के बाहर हैं, मजदूर, डेली वेजर्स, ऑटो ड्राइवर्स, रेडी पटरी वाले, या फिर ऐसे अनमैरिड लोग जो आज हैं कल नहीं। इन्हीं के बीच शायद एक दरिंदा छुप कर रह रहा है। ये सुनते ही पुलिस ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार फिर से शहर के मजीद सैंपल्स लिए जाएंगे और इस बार जांच और भी चालाकी से होगी। पुलिस ऑफिसर्स ने खाकी उतारकर डॉक्टर की ड्रेस पहनी, वाइट कोट्स, गले में स्टेथोस्कोप और एक झूठा हेल्थ कैंप का कवर। उन्होंने लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाए, एक एक करके समझाया, हम एक हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, थोड़ा ब्लड सैंपल चाहिए, हेल्थ के लिए भी जरूरी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शहर के लोगों को लगा कि ये एक नॉर्मल हेल्थ इनिशिएटिव है, लेकिन असली वजह थी डीएनए कलेक्ट करना। हर सैंपल के पीछे एक सस्पेंस था। हर सिरिंज के अंदर पुलिस को लगता था कि शायद ये वही खून है जिसने नेहा और मनदीप का खून किया है। महीने तक पुलिस ऐसे ही गली गली, बस्ती बस्ती चक्कर लगा रही थी। उनका टारगेट था बैचलर्स, मजदूर, किराएदार। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब वो पहुंची सेक्टर 38 की झुग्गी नंबर 16 में। यहां रहता था एक लड़का, मोनू कुमार। जब पुलिस ने उसके घर नॉक किया, उसकी मां ने कहा कि मेरा बेटा बाथरूम में है, थोड़ा रुक जाइए। पुलिस आधे घंटे तक वेट करती रही। एक आदमी के लिए आधा घंटा वेट करना अनयूजुअल था, लेकिन उस वक्त किसी को शक नहीं हुआ। मोनू बाथरूम से बाहर निकला, थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन पुलिस ने कैजुअली उसका ब्लड सैंपल लिया जैसे दूसरों का ले रहे थे और फिर उसे छोड़ दिया। पुलिस ऑफिसर्स वापस चले गए, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब अप्रैल 2024 के एंड में फोरेंसिक रिपोर्ट आई। फोरेंसिक एक्सपर्ट के शब्द ने पुलिस को हिला के रख दिया। मैच मिल गया है। डीएनए, नेहा और मनदीप दोनों केसेस का किलर एक ही है और उसका नाम है मोनू कुमार। पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक पल के लिए खामोशी छा गई। जिस कातिल को वो 14 साल से ढूंढ रहे थे, वो उनके सामने नाम और एड्रेस के साथ था। मोनू कुमार बिहार का रहने वाला था, चंडीगढ़ में मजदूरी और छोटे मोटे काम करता था, सेक्टर 38 की झुग्गियों में रहता था, वही सेक्टर जहां नेहा का घर था और जहां से उसकी लाश मिली थी। सोचिए, किलर हमेशा पुलिस की आंखों के सामने था, बस उनकी पहली लिस्ट से बच गया था। एसएसपी कंवरदीप कौर ने तुरंत अपनी टीम बुलाई।
उन्होंने डिसाइड किया कि अरेस्ट चुपचाप होना चाहिए, कोई हंगामा नहीं, कोई वार्निंग नहीं, किलर को बस सरप्राइज करना था। रात के 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 38 की गलियां पुलिस से भर गईं। काली जीप्स बिना सायरन के रुकती हैं, कांस्टेबल्स चुपचाप फैल जाते हैं हथियारों के साथ। झुग्गी नंबर 16 के बाहर एक पुलिस वाला धीरे से खटखटाती है। दरवाजा खुलवाते ही पुलिस एकदम अंदर घुस जाती है। अंदर मोनू अपने बिस्तर पर पड़ा होता है, आधी नींद में। उसे समझने का टाइम भी नहीं मिलता। पुलिस उसे पकड़ लेती है, हाथ पीछे करके हथकड़ी डाल देती है। मोनू की आंखों में डर और हैरानी दोनों थी, जैसे वो सोच भी नहीं पा रहा हो कि 14 साल तक छुपने के बाद आज सच सामने आ ही गया है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उसे फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाई जाती है। डीएनए सैंपल्स, मैच परसेंटेज 100%। नेहा और मनदीप के कत्ल का असली सबूत उसके खिलाफ था। मोनू चुप रहता है, फिर धीरे से मान लेता है कि हाँ, मैंने ही किया था। अगली सुबह खबर फैल जाती है कि 14 साल बाद चंडीगढ़ सीरियल किलर अरेस्टेड। शहर भर में सुकून का माहौल होता है। परिवार आखिरकार चैन की सांस लेते हैं। पुलिस पर पहले जो सवाल उठ रहे थे, अब उनकी मेहनत एक जीत में बदल जाती है। और मोनू कुमार, जिसने सोचा था कि वो हमेशा बचा रहेगा, अब जेल की सलाखों के पीछे था। चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि मोनू कुमार को फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो उसने किया वो दरिंदगी थी, इंसानियत के नाम पर एक दाग था। ये कहानी हमें एक सीख देती है, चाहे कातिल कितना भी शातिर हो, साइंस के सामने एक ना एक दिन गिरता ही है। मोनू ने बस एक छोटी सी गलती की थी, एक डीएनए ट्रेस छोड़ दिया, और वही उसके लिए सबसे बड़ी जंजीर बन गया। किलर कितना भी चालाक हो, कानून की चाल हमेशा उससे पकड़ ही लेती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोनू जैसे सीरियल किलर्स को क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी या जिंदगी भर की जेल? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए ट्रू क्राइम के साथ। अगर आपको इस कहानी ने हिला दिया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला केस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और डरावना है।